नमस्कार। आज हम मिडिल ईस्ट की दो बहुत ही अहम और अक्सर आमने सामने रहने वाली ताकतों पर बात करेंगे, ईरान और इजराइल। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इनकी तुलना करेंगे, इनकी पहचान समझेंगे और इनके बीच जो तनाव रहता है उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये जो स्रोत है हमारे पास, ये हमें इनके इतिहास से लेकर भूगोल, अर्थव्यवस्था, मिलिट्री पावर, इन सब पर काफी कुछ बताते हैं। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि इनकी खास बातें निकाल कर रखें ताकि एक साफ तस्वीर बन सके इन दोनों देशों की। और ये वाकई एक दिलचस्प तुलना है। एक तरफ ईरान, मतलब प्राचीन पर्शिया की विरासत वाला इतना विशाल देश, और दूसरी तरफ इजराइल, काफी नया, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, पर साइज में काफी छोटा। तो इतिहास से शुरू करें? हाँ, क्यों नहीं। ईरान, जैसा आपने कहा, प्राचीन पर्शिया, मतलब करीब 2500 साल पुरानी सभ्यता। 2500 साल? हाँ। और फिर 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई, हाँ। जिसने इसे एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। ओके। वहीं इजराइल, वो 1948 में बना, यहूदियों के लिए एक वतन के तौर पर। लेकिन इसके साथ ही वो फिलिस्तीनी विवाद भी शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। हाँ, ये तो है। और साइज में तो जमीन आसमान का फर्क है। ईरान की आबादी मतलब करीब 8.9 करोड़ लोग हैं। हाँ। और क्षेत्रफल 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। बहुत बड़ा। और इजराइल बस 1 करोड़ के आसपास लोग और एरिया सिर्फ 22,000 वर्ग किलोमीटर। मतलब ईरान लगभग 75 गुना बड़ा हुआ। हाँ, क्षेत्रफल का ये अंतर तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि शहरीकरण, मतलब अर्बनाइजेशन, उसमें इजराइल आगे है। अच्छा। हाँ, इजराइल में करीब 92% लोग शहरों में रहते हैं। ईरान में ये आंकड़ा 75% के आसपास है। ओह, तो ये शायद दिखाता है कि इजरायली समाज ज्यादा टेक्नोलॉजी फोकस्ड है। हो सकता है, बिल्कुल। और ये चीज उनकी अर्थव्यवस्था में भी साफ दिखती है। हाँ, अर्थव्यवस्था पर आते हैं। यहाँ क्या कहानी है? यहाँ भी बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। ईरान की जीडीपी वो करीब 450 अरब डॉलर की है, और ये बहुत हद तक तेल और गैस पर निर्भर करती है। और प्रतिबंधों का असर भी होगा। बिल्कुल, उन सैंक्शंस का असर साफ है। वहीं इजराइल की जीडीपी 550 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, और उसका बेस टेक्नोलॉजी, हथियार, इनोवेशन। और ये पर कैपिटा इनकम में तो और भी ज्यादा दिखता होगा। अरे बहुत ज्यादा। इजराइल में करीब 53,000 डॉलर पर कैपिटा इनकम है। 53,000? हाँ, और ईरान में सिर्फ 5,000 डॉलर के आसपास। बाप रे, ये वाकई दिखाता है कि आज के जमाने में ताकत सिर्फ साइज या नेचुरल रिसोर्स से नहीं आती। सही कहा। टेक्नोलॉजी का यही असर हमें उनकी खेती में भी दिखता है। दिलचस्प है। अच्छा, खेती में कैसे? देखिए, ईरान गेहूं, जौ, चावल, पिस्ता, खजूर, केसर, ये सब पारंपरिक फसलें उगाता है। हाँ। इजराइल कम जमीन और पानी के बावजूद वो ड्रिप इरिगेशन जैसी एडवांस टेक्निक से संतरे, सब्जियां, फूल उगाता है। तभी तो उसे रेगिस्तान में खेती करने वाला देश कहते हैं। कमाल है। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, शायद मिलिट्री ताकत। हाँ, यहाँ भी अलग अलग ताकतें हैं। ईरान की फौज बहुत बड़ी है, करीब 7 लाख सैनिक। 7 लाख? हाँ, और इसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी शामिल हैं, जो एक तरह से उनकी वैचारिक सेना है। उनका फोकस मिसाइलों और ड्रोन्स पर ज्यादा रहता है। रक्षा बजट लगभग 10-12 अरब डॉलर का। ओके। और इजराइल? इजराइल की एक्टिव सेना छोटी है, करीब 1.7 लाख सैनिक, लेकिन उनके पास लगभग 4 लाख की रिजर्व फोर्स है। और उनकी ट्रेनिंग, उनकी टेक्नोलॉजी, जैसे कि आयरन डोम सिस्टम है, वो बहुत एडवांस्ड मानी जाती है। हाँ, सुना उसके बारे में। उन्हें अमेरिका का भी काफी सपोर्ट है, और उनका रक्षा बजट 25 अरब डॉलर से भी ज्यादा, ईरान से दुगने से भी ज्यादा। तो ये जो इतनी गहरी दुश्मनी है दोनों के बीच, इसकी जड़ क्या है? स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत यही बताते हैं कि ये बुनियादी अस्तित्व का सवाल है। एक तरह से ईरान इजराइल को एक जायज देश ही नहीं मानता। अच्छा। और वो फिलिस्तीनियों का समर्थन करता है। दूसरी तरफ इजराइल को लगता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो उसके वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इसी अविश्वास और दुश्मनी का नतीजा है ये साइबर हमले, प्रॉक्सी वॉर, मतलब पर्दे के पीछे की लड़ाइयाँ और लगातार पॉलिटिकल टेंशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरी जो हमने बात की, इससे 2 बिल्कुल अलग तरह की ताकतों की तस्वीर बनती है। हाँ। एक तरफ ईरान, जो अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों पर टिका है। और दूसरी तरफ इजराइल, जो अपनी टेक्नोलॉजी, डिसिप्लिन और बहुत ही एडवांस्ड मिलिट्री क्षमता पर केंद्रित है। हाँ। ये स्रोत इन बुनियादी फर्कों को बिल्कुल साफ कर देते हैं।
जिनसे उनके टकराव को समझने में वाकई मदद मिलती है। और जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, उनकी दुश्मनी की जड़ें गहरी हैं। एक का दूसरे के अस्तित्व को ही नकारना और दूसरे का पहले के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए खतरा मानना। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि जो सीधी सैन्य दुश्मनी दिख रही है, उसके अलावा क्या कोई ऐसे अनदेखे डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक दबाव के रास्ते भी हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल शायद भविष्य में इस तनाव भरे समीकरण को बदलने के लिए किया जा सके? ये एक बहुत अहम सवाल है, सोचने के लिए एक जरूरी मुद्दा।